हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस वर्कशीट नंबर 51 और ये डेट 4 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास चैप्टर से है। मेंडल्स के लॉज इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल के प्रयोग, मेंडल का प्रभाविता का नियम एवं मेंडल का पृथक्करण का नियम इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। एक संकर क्रॉस यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल यूज प्लांट्स दैट वर प्योर ब्रीडिंग फॉर अ ट्रेट एंड कंसिडर्ड कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स। मेंडल ने, हमें पता है कि मटर के पौधों का उपयोग किया था और उनमें विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उन्होंने उन लक्षणों को स्टडी किया जो मोटे तौर से बाहरी रूप से ही मटर के पौधे में नजर आ जाते हैं। He crossed plants with contrasting characters and studied the progeny of first generation and second generation and calculated ratio of plants with contrasting characters. उन्होंने क्या किया फिर? विकल्पी लक्षणों के साथ पौधों का संकरण किया और पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की संततियों का, जनरेशंस का उन्होंने अध्ययन किया कि क्या फर्क आता है और विकल्पी लक्षणों वाले पौधों के अनुपातों की गणना की कि किस रेशो में वो करेक्टर्स नजर आते हैं F1 और F2 जनरेशंस में। आइए अब हम मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट, मेंडल का प्रयोग समझते हैं। मेंडल विद हिज केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स अनकवर्ड द सीक्रेट्स ऑफ हेरिडिटी और हाउ पेरेंट्स पास कैरेक्टरिस्टिक्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। मेंडल ने सावधानी पूर्वक कुछ परीक्षण किए। वह अनुवांशिकता और माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुंचते हैं, इस रहस्य का भी उन्होंने अनावरण किया। ये रहस्य की खोज करी। मेंडल नोटिस दैट द प्लांट इन हिज गार्डन वर नॉट द ब्लेंड ऑफ द पेरेंट्स। जो उसके गार्डन में प्लांट्स थे, पी प्लांट, मेंडल ने अवलोकन किया, देखा कि उसके बगीचे में लगे मटर के पौधों के गुण उनके माता पिता के गुणों का मिश्रण नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट had offsprings that were either tall or short but not medium in height. उदाहरण के लिए उन्होंने एक लंबा पौधा और छोटे पौधे की अगली पीढ़ी के पौधे देखे, तो या तो वो लंबे होने चाहिए थे या फिर छोटे, बट उनमें से कोई भी मध्यम कद का नहीं दिखा। इससे पता लगा कि जो ऑफस्प्रिंग होती हैं, जो संतति होती हैं, वो पेरेंट्स का ब्लेंड नहीं है प्योर तरीके से। सच ऑब्जर्वेशन लेड मेंडल टू रिसर्च फर्दर, और इन्हीं परिणामों से उसे आगे और गहन अध्ययन करने को प्रेरित किया कि ऐसा क्यों होता है। He decided to experiment with pea plants. उन्होंने मटर के पौधे के साथ अपने परीक्षण को निश्चय करना किया कि मैं मटर के पौधे के साथ अपना एक्सपेरिमेंट करूंगा। टू फाइंड आउट हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड, कि कैसे अनुवांशिक होते हैं ये गुण। मेंडल एक्सपेरिमेंटेड विद ऑलमोस्ट 30,000 pea plants over next several years, और ताकि उन्होंने यह जान पाए कि यह गुण किस प्रकार अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं, इसके लिए मेंडल ने लगभग 30,000 मटर के पौधों पर अगले कुछ वर्षों तक अपना परीक्षण जारी रखा। बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट, उनके इन प्रयोगों के आधार पर ही फॉर्मुलेटेड सम लॉज, कुछ नियम उन्होंने दिए, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग अबाउट हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस। और इससे अनुवांशिकता और विभिन्नता, इन दोनों ही गुणों को समझने में बहुत आसानी हुई जो उन्होंने प्रयोग किए मेंडल ने मटर के पौधे पर। उन्हीं का एक प्रयोग समझते हैं। इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स दैट वर क्रॉस पॉलिनेटेड विथ ट्रू ब्रीडिंग फॉर वायलेट फ्लावर्स विथ प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग फॉर वाइट फ्लावर्स। मेंडल ने 2 मटर के पौधे लिए, एक जिनके फूलों का रंग बैंगनी था, वायलेट था, और दूसरा जिसके फूलों का रंग सफ़ेद था। दोनों के बीच उन्होंने पर परागण कराया, क्रॉस पोलिनेट कराया और संकरण कराया, क्रॉस कराया उन्हें। तो उन्होंने देखा कि द रिजल्टिंग हाइब्रिड, जो उनकी अगली पीढ़ी आई इन F1 जनरेशन, आप पिक्चर में भी देख रहे हो, पेरेंट जनरेशन उन्होंने एक वायलेट फ्लावर की ली और एक वाइट फ्लावर की ली। जो पेरेंट जनक पीढ़ी ली, उन्होंने एक सफ़ेद फूल और एक बैंगनी फूल वाले फूलों को आपस में क्रॉस कराया। तो हाइब्रिड आप जब देखोगे F1 जनरेशन में, यहाँ देख रहे हो कि सारे जो जनरेशन्स आई, जो संततियाँ आई, वो सारे ही वायलेट फ्लावर्स थे, बैंगनी रंग के फूल आए। आफ्टर दैट सेल्फ पॉलिनेशन इन F2 जनरेशन, फिर F2 के लिए उन्होंने
इन्हीं वायलेट को आपस में सेल्फ कराया, यानी कि बाहर से नहीं लिया, क्रॉस पर परागण न करा के स्वपरागण कराया F1 जनरेशन का ही। तो फिर उन्होंने F2 में देखा से 4 में से 3 जो प्लांट्स थे वो वायलेट फ्लावर्स के थे, और जबकि सिर्फ 1/4 का यानी कि 1/4 का हिस्सा जो था वो वाइट फ्लावर का था। सो अप्रोक्सीमेटली क्या रेशो आया, 3:1। ये रेशो उन्हें प्राप्त हुई F2 जनरेशन से। सभी पौधों में अगली पीढ़ी में जब F1 में उन्होंने बैंगनी रंग देखा कि सारे बैंगनी रंग के फूल F1 में आए हैं, तो उन्होंने संकरण कराया स्वपरागण से, आपस में ही इन फूलों को परागण करा दिया। तो देखा कि F2 पीढ़ी में लगभग 3 भाग तो बैंगनी फूलों के आए और 1 भाग सफ़ेद फूलों वाले पौधों का आया, जिससे इनका लगभग अनुपात 3:1 दिखा। ये F2 जनरेशन की बात हो रही है। F1 में सारे ही वॉयलेट थे, एक ही कलर का ट्रेट दिखा, लेकिन F2 में डिफरेंस आ गया। तो इससे उन्होंने 2 लॉज दी। पहले हम समझेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का प्रभाविता का नियम। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट इन अ हेट्रोजाइगोट, हेट्रोजाइगोट क्या होता है, जब 2 क्रोमोसोम जिसमें होमोलोगस पेयर डिफरेंट हो, यानी कि एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, एक प्रभावी हो और एक अप्रभावी हो, एक करेक्टर दिखेगा आपको और दूसरा करेक्टर छिप जाएगा, तो ऐसी कंडीशन को हम हेट्रोजाइगोट, विषम युग्मज कहते हैं। मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम कहता है उनका, कि जब विषम युग्मजी आपस में विरोधी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराएं तो उनकी संतति में कुछ में एक प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होता है और कुछ दूसरों में अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। विषम युग्मजी जब समरूप जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, एक प्रभावी होता है और अन्य अप्रभावी लक्षण होता है। जैसे आप यहाँ समझें इस तरीके से, ये एक हेट्रोजाइगोट है, जो बड़ा वाई है वो यहाँ पे येलो कलर दिखा रहा है, मान लिया है एग्जाम्पल के लिए, और छोटा वाई यहाँ पर ग्रीन कलर दिखा रहा है। तो जो डोमिनेंट है ये कलर आएगा जनरेशन में, तो इस कलर का जो जाइगोट होगा वो होगा येलो कलर का। तो ये हमें हेट्रोजाइगोट कंडीशन बताती हैं। अगर दोनों ही स्मॉल वाई होंगे, जिस तरह आप इस बॉक्स में भी देख रहे हो, तभी वो ग्रीन कलर का होगा। One trait will conceal the presence of another trait for the same characteristics. Rather than both alleles contributing to a phenotype, the dominant allele will be expressed exclusively. यानी कि डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, प्रभावी लक्षण प्रदर्शित हो जाता है, और जो अप्रभावी लक्षण होता है वो प्रदर्शित नहीं रहता, वह छिपा रहता है जब तक कि उसकी अगली पीढ़ी में वो स्थानांतरित ना हो जाए। The recessive allele will remain silent but will be transmitted to offspring by the same manner in which the dominant allele is transmitted. दोनों ही जो एलील होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव, दोनों ट्रांसफर तो होते हैं जनरेशंस में, बट जो दिखता है वही एक्सप्रेस कर पाता है खुद को। Their recessive trait will be only be expressed by the offspring that have 2 copies of these alleles. जिनमें सिमिलर कॉपीज आएंगी वो में एक्सप्रेस होगा रिसेसिव, नहीं तो ये दबा रह जाएगा। These offsprings will breed true when self crossed. और ये ऑफस्प्रिंग में कब दिखेगा, जब इनको सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा, स्वपरागण विधि से इन्हें करा जाएगा। अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है और उसी तरह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है, पर यह प्रभावी लक्षण तभी अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है जब वंशज में समान रूप के 2 प्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। आप बॉक्स से समझ सकते हैं कि जब दोनों ही कैपिटल वाई हैं तो बीज येलो कलर का था क्योंकि डोमिनेंट है, फिर एक बड़ा छोटा वाई, तो आप यहाँ देख रहे हो ये भी येलो कलर है क्योंकि बड़ा वाई डोमिनेट कर रहा है उस एलील को, और फिर तीसरा भी बड़ा वाई छोटा वाई, ये भी येलो कलर का होगा, और जब दोनों ही छोटे वाई होंगे तब इसका कलर आ जाएगा ग्रीन, क्योंकि अब ये रिसेसिव ट्रेट के जो एलील्स थे दोनों सिमिलर हैं, अभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, इन्हें कोई डोमिनेट करने वाला नहीं है, तो यही डोमिनेट होगा और ये ग्रीन कलर का बीज होगा। अब हम समझते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव लक्षण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। द ट्रेट विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन में जिस ट्रेट को एक्सप्रेस किया गया, एग्जाम्पल राउंड सीड एंड वायलेट कलर फ्लावर्स, तो ये डोमिनेंट ट्रेट रहा। प्रभावी लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, जैसे गोल बीज, बैंगनी रंग के फूल, ये प्रभावी लक्षण हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में भी किया था कि 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं मटर के पौधे में, तो जो डोमिनेंट हैं वो प्रभावी वाले हैं, और रिसेसिव द ट्रेट विच इज मार्क्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, वह लक्षण जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते, जो छिप जाते हैं प्रभावी की वजह से, उन्हें हम कहते हैं अप्रभावी लक्षण।
जैसे रिंकल्ड सीड्स एंड वाइट कलर्ड फ्लावर्स, जैसे कि सिकुड़े हुए बीज और सफ़ेद रंग के फूल। तो ये अप्रभावी लक्षण हुए। नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल का पृथक्करण का नियम। इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस भी समझाया हुआ है। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि द ट्रेट्स विच वर एब्सेंट इन द F1 जनरेशन हैड रीअपीयर्ड इन द F2 जनरेशन। उसने देखा था कि F1 में तो सारे ही वॉयलेट कलर के थे, बट F2 में वाइट कलर का भी एक पार्ट आ गया। तो मेंडल का पृथक्करण का नियम कहता है कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता व पिता दोनों से उस गुण का एक लक्षण प्राप्त करते हैं। जिस तरह कि द पेयर ऑफ एलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन सो दैट वन एलील विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमीट। आप इस पिक्चर में भी समझ पा रहे हो कि अगर पेरेंट जनरेशन कंप्लीट येलो है और एक कंप्लीट ग्रीन है, यानी कि इसके एलील्स जो हैं डबल कैपिटल वाई हैं दोनों, और इसके दोनों ही स्मॉल वाई हैं, तो जो गैमीट्स बनेंगे दोनों में एक एक गैमीट आगे ट्रांसफ़र होगा। यहाँ से अगर ये फादर है तो कैपिटल वाई आ जाएगा, अगर ये मदर है तो ये स्मॉल वाई आगे आ जाएगा। तो जो F1 जनरेशन बनेगी वो इन दोनों के मिक्सचर से बनेगी, जो कि होगी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी कि इसमें दोनों ही गैमीट होंगे, एक बड़ा बी और एक छोटा बी। इसलिए होगी तो ये हेट्रोजाइगोट, विषम युग्मज होगा, बट ये एक्सप्रेस कौन सा करेगा? कैपिटल वाला, क्योंकि ये डोमिनेंट ट्रेट है और ये दिखेगा येलो कलर का बीज। तो F1 जनरेशन में ये सारे येलो होंगे। मेंडल ने प्रपोज किया कि दिस लॉ आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट पी प्लांट्स विद टू डिफरेंट ट्रेट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स दैट ऑल एक्सप्रेस द डोमिनेंट ट्रेट बट द फॉलोइंग जनरेशन एक्सप्रेस द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट इन 3:1, जीनोटाइपिक रेशो इसे कहते हैं। मेंडल ने यह नियम प्रतिपादित किया जब उसने देखा कि दो विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों में संकरण कराया गया तो जो वंशज उत्पन्न हुए, जो जनरेशन्स आई, उनमें केवल प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित हुआ और उससे अगली पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों ही प्रकार के लक्षण 3:1 में जो जीनोटाइप रेशो है इसके अनुपात में प्रदर्शित हुए। यानी कि पहली जनरेशन में तो सिर्फ एक ट्रेट दिखा जो कि एक ही कलर के थे, लेकिन जब F2 में क्रॉस कराया गया, आपस में इन दोनों को सेल्फ क्रॉस कराया गया, स्वपरागण कराया गया इन गैमीट्स का, तो आप देख रहे हैं 3 बीज तो येलो पार्ट के हैं और एक जो है वो ग्रीन पार्ट का है। जो जीनोटाइपिक रेशो आई वो आई 3:1, 3 भाग इसमें येलो रहे और एक भाग इसमें ग्रीन रहा। तो इस तरीके से कि F1 में अगर मान लो वो प्रदर्शित नहीं हुआ गुण, लेकिन वो पास ऑन हुआ F2 में, तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। आइए इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट, लेट अस प्रैक्टिस नाउ। आइए अब अभ्यास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील्स? प्रभावी व अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। डोमिनेंट, द ट्रेट विच एक्सप्रेस इटसेल्फ ड्यूरिंग F1 जनरेशन, इट्स कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। लक्षण जो अगली पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित कर पाते हैं, जैसे गोल बीज, बैंगनी रंग के फूल, तो प्रभावी लक्षण हुए। और रिसेसिव विच इज मार्क्स बाय द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाते, अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते, वह अप्रभावी लक्षण होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से इन दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ अ स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आपने पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकर क्रॉस का चित्र बनाना है। आंसर इस तरह से क्रॉस बना के करेंगे। अभी वर्कशीट में भी हमने ये बॉक्स समझा था कि किस तरह से पेरेंट जनरेशन, फिर F1 एंड F2 जनरेशन और जीनोटाइपिक रेशो जो इसमें जीन्स में दिखे थे 3:1, तो आप हिंदी और इंग्लिश में यहाँ से इस को आंसर कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन हेट्रोजाइगस। विषम युग्मजी को परिभाषित कीजिए। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होती है? व्हेन 2 क्रोमोसोम्स इन द होमोलोगस पेयर आर डिफरेंट, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, इट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। जब समरूपी जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग होते हैं, एक प्रभावी होता है और अन्य अप्रभावी लक्षण होता है, इसे हम विषम युग्मजी कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अ ट्रेट मे बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल। एक लक्षण वंशानुगत तो हो सकता है, यानी कि जनरेशन में पास हो सकता है, परंतु व्यक्त नहीं, दिखे नहीं, तो इस कथन की आपने पुष्टि करनी है। आंसर 4 आप लिखेंगे कि जब एक टॉल प्लांट को क्रॉस कराते हैं शॉर्ट प्लांट से, तो F1 जनरेशन में सारे ही टॉल प्लांट्स मिले, बट जब F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराया तो सेकेंड F2 जनरेशन में हमें सारे टॉल नहीं मिले, कुछ टॉल थे और कुछ शॉर्ट भी थे। तो इससे पता लगा कि F1 प्लांट्स में इनहेरिट तो हुआ ट्रेट फ्रॉम द शॉर्ट प्लांट्स बट डिड नॉट एक्सप्रेस
इट इन द प्रेजेंस ऑफ द टॉलनेस, क्योंकि डोमिनेंट करेक्टर की प्रेजेंस में जो रिसेसिव होता है, प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता, बट वो ट्रांसफर होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो इस तरीके से आप इसका आंसर एक्सप्लेन करेंगे। जो लास्ट में आपको कोविड रिलेटेड मैसेज दिया है कि मेंटेन डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स और 6 फीट, यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बच्चों, मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।